2014 के पहले कोई महीना नहीं बीतता था जब कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार देश के सामने उजागर होता था। लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि 10 साल के भीतर जब से नरेंद्र मोदी देश का बागडोर संभाले हैं, देश में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी विरोधी ने भी हमारे नेता पे या हमारे सरकार पर लगाने की जरूरत नहीं है। जिस देश की पहचान केवल मानने वाली देश है, अगर कोविड काल में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने जो बहुत बड़ा महामारी आया था, पूरा दुनिया कहीं ना कहीं चिंतित था कि भारत का क्या होगा, क्योंकि 140 करोड़ का यहाँ जनसंख्या है, कैसे भारत संभालेगा। और भारत के लोग पूरे दुनिया में रहते हैं, कैसे ये पूरे दुनिया में फैलाने का काम करेंगे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा किया, उनको संसाधन दिया, उनको सुविधा दिया, और मैं देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिस देश में 35 साल तक पोलियो का वैक्सीन नहीं बन पाया था, उस देश के वैज्ञानिकों को जब सहायता मिली, सुविधा मिला, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 वैक्सीन 9 महीने के भीतर दे करके 220 करोड़ देश की जनता को वैक्सीनेशन कराने का काम किया। और इतना ही नहीं, जो भारत की पहचान थी मानने वाली देश की, आज कहीं ना कहीं दुनिया में 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दे करके हमने भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है उसको भी चरितार्थ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज वही भारत है जो भारत के किसी भी व्यक्ति को अगर दुनिया में कोई संकट होता था तो कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन याद करो आप, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, हमारे 24,000 बच्चे फंसे हुए थे, लेकिन आज भारत की वो हैसियत है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रसिया के राष्ट्रपति से भी वार्ता करते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी वार्ता करते हैं, और युद्ध विराम करा करके 24,000 बच्चों को लेकर भारत जाकर उनके घर तक पहुंचाते हैं। ये भारत की स्थिति मोदी जी ने बनाया। जिस भारत का अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर था, आज कहीं ना कहीं कोविड जैसी महामारी और दुनिया में 2 युद्ध जूझने के बाद भी आज भारत का स्थिति हमने सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली देश बनाई और आज 5वें स्थान पर आया। मैं अर्थव्यवस्था की बात इसलिए कहूँ क्योंकि वित्त मंत्री हूँ। जिस गति से बढ़ रहा है और जो लक्ष्य है कि 2027 में 3रे स्थान पर आना है, क्योंकि जब तक देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगा तब तक गरीबों का कल्याण नहीं। आजादी के बाद से इस देश में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर मत पड़ता था। लेकिन मोदी जी 2014 में आए हैं, तब से 2014 के बाद से कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अगर आप देखें जो 60 साल से दुर्भाग्य था हमारा, इस देश में गरीबों के लिए शौचालय तक नहीं, इस देश में अभी तक 60 साल में हर गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। आज मोदी जी ने जो संकल्प उठाया कि गरीबों का कल्याण हमें करना है, तो बिना किसी भेदभाव, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे वोट दिया हो, चाहे ना दिया हो, उसकी चिंता नहीं किया। जिस योजना को उठाया उसको कहीं ना कहीं समाप्ति की तरफ ले जाने की तरफ बढ़ा नहीं लगा कि मकान देना है तो सबको देना है, शौचालय देना है तो सबको देना है, गैस देना है तो सबको देना है, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देना है तो सबको देना है, और बिना किसी भेदभाव के काम करने का काम। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, हम सबको अपनी पहचान भी बनानी चाहिए कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि हमको पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है। 9वीं बार लगातार मुझे टिकट देने का था, 9वीं बार मुझे लगातार टिकट देने का था, और भारतीय जनता पार्टी तो सभी समाज को लेकर के चलती है। आज कहीं ना कहीं अगर देखिए तो हम सबको जो कहीं ना कहीं आरक्षण गिराने में भी रोल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। सहयोगी दल थी उस समय तब आरक्षण लागू हुआ था, मंडल कमीशन तब लागू हुआ था, और तब से बड़ा अब तक चला आ रहा था। संवैधानिक शक्ति देने का भी काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। आज लोग पिछड़ों की बात करते हैं। अगर भारत सरकार का मंत्रिमंडल उठाकर आप देखें, भारत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के कैबिनेट में 27 पिछड़े मंत्री बनाए गए हैं, 27 पिछड़े मंत्री बनाए गए हैं। अगर आप भारत के पार्लियामेंट को उठा करके देखें,
जितने सांसद हैं उसमें 85 सांसद पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं सबकी हिस्सेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर विधायकों को उठा करके देखें तो 365 विधायक भारतीय जनता पार्टी के उसमें जिसमें 40% होता है, आज वो भारतीय जनता पार्टी से। ये कहना बहुत आसान होता मित्रों, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों का भी सम्मान कर रही है, गरीबों का भी सम्मान कर रही है और कहीं ना कहीं अपने धार्मिक आस्थाओं का भी उत्थान कर रही है, अपने महापुरुषों का भी सम्मान कर रही है। एक तरफ जहां गरीबों का कल्याण कर रहे हैं, वहीं पर अगर आप देखें तो चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो और चाहे 500 साल पुराना जो हमारा इंतजार था वो रामलला का मंदिर का स्थापना भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के माध्यम से, योगी के माध्यम से होने का काम हुआ। एक तरफ जहां धार्मिक आस्थाओं को भी संकट कर रहे हैं, वहीं पर अपने महापुरुषों को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। इस देश को एक नदी में पुरने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बना करके आज सरदार पटेल को भी सम्मानित करने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाकर इंडिया गेट पे अगर सम्मानित करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लेकर के चलती है। जहां तक पिछड़ों की बात करते हो तो अगर देखो तो सबसे बड़ा पिछड़ा जो हम सबका गौरव है, कहीं ना कहीं देश का प्रधानमंत्री भी हमारे पिछड़े समाज से आता है। और पिछड़ा समाज क्या नहीं कर सकता है, पिछड़ा समाज आज पूरे दुनिया में मोदी का डंका बजाता है, पूरे दुनिया में डंका बजाता है। मेरा निवेदन मित्रों कि हम सबको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुटता बढ़ानी चाहिए। महाराजगंज में एकजुटता है, बहुत जगह भाग जुटता है, लेकिन कहीं कहीं हम सबको कहीं ना कहीं इधर उधर जाने का अवसर मिलता है। हमें विचार करना चाहिए कि कौन हमारी सम्मान कर रहा है, कौन हमें इज्जत दे रहा है। ये कहने के लिए होता है, पिछड़ा पिछड़ा लोग बात करते हैं, जब सरकारें आती हैं तो कौन उसका मालिक होता है, इसको आपको विचार करना पड़ेगा। जो पिछड़ों के नाम पर सरकारें बनती हैं, उसका अगुवा कौन होता है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता है, प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ का बैठा हुआ कोई भी कार्यकर्ता कभी भी अपने कार्यों के बल पर, चाहे किसी भी जात का हो, यहाँ पर आकर के बैठ सकता है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। आज पिछड़ों की दुहाई देने वाले लोग कह रहे हैं, संविधान की दुहाई देने वाले लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान समाप्त कर देगी। अरे भारतीय जनता पार्टी संविधान की पूजा करती है, संविधान के आधार पर चलने का काम करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। यह संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के लोग बतावे कि कर्नाटका के विधानसभा में SC ST OBC पे से 4% आरक्षण काट के आपने एक संप्रदाय विशेष को देने का काम किया है, आपके मैनिफेस्टो में है। क्या देश में आप SC और OBC का आरक्षण घटाने वाले हैं? ये सवाल आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने जारी किया है और उनके मैनिफेस्टो में सम्मिलित है, उसमें सहयोगी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भी है, जो पिछड़ों की बहुत हितैषी बनती है। जरा बतावे कि क्या देश से पिछड़ों और दलित के आरक्षण में से 4% आरक्षण आप कम करने वाले हैं? ये जवाब देना पड़ेगा। हम संविधान का उल्लंघन नहीं करते। आज राहुल गांधी संविधान का किताब लेके दिखा रहे हैं। संविधान का किताब का रंग कौन सा होता है पता है ना आप लोगों को? भारतीय संविधान का कलर नीला होता है, नीला। और राहुल गांधी जो संविधान दिखा रहे हैं, लाल संविधान चाइना का होता है, चाइना से पोषित होते हैं राहुल गांधी। आज उस संविधान की बात कर रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी हर समाज की शिक्षक करती है, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। आज हमारा अवसर आया है तो हिंदू भी बढ़ रहा है, मुसलमान भी बढ़ रहा है, जो बात आदमी है सबको हम बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि देश में दो धुरी खड़ी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ चेहरा आप देखेंगे तो गूगल मारिएगा तो 10,000 करोड़ का घोटाला सबके नाम से दर्ज है। 10,000 करोड़ का घोटाला दर्ज है।
लेकिन मोदी जी की चिंता, मोदी जी का दिक्कत ये हो गया, किसी को बख्शने वाले हम नहीं हैं। आज इसके नाते सारे नेता, क्योंकि वो जानते हैं कि देश का चौकीदार बहुत सख्त है। जिस दिन तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, एक भी भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए बिना मेल के सारे नेता एक मंच पर खड़े हैं, एक मंच पर खड़े हैं। आप सबने देखा है कि 2014 के पहले कोई महीना नहीं बीतता था जब कोई घोटाला आपके साथ नहीं आता, और आज कांग्रेस वाले इसको भूले नहीं। अभी आप देखिएगा, बिना सत्ता में रहे हुए भी 4 महीना पहले की घटना है। उड़ीसा में एक राज्यसभा के सांसद जी हैं साहू जी, कांग्रेस के। ईडी ने जब छापा मारा तो कांग्रेस कहा कि भाजपा वाले ईडी और सीबीआई छोड़ दिए। अरे ईडी और सीबीआई बनाया हुआ हमारा नहीं है भैया, पहले से ईडी सीबीआई है, और ईडी सीबीआई अगर आपको पकड़ती है तो अदालत भी है। आज केजरीवाल को घूम घूम के मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। 1 तारीख को चुनाव खत्म हुआ, 2 तारीख को केजरीवाल फिर तिहाड़ जेल के भीतर जाएंगे, क्योंकि देखेंगे आज तक छुट्टी नहीं है। उड़ीसा के राज्यसभा के कांग्रेस के 300 करोड़ रुपया नगद बरामद हुआ, नगद बरामद हुआ। ये में जाइए, एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपया बरामद हुआ। ये भ्रष्टाचार की जाल से बाहर नहीं कर पाएंगे। मेरा निवेदन है मित्रों, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये जहां प्रधानमंत्री देश को विकसित बनाना चाहते हैं, देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ ये जाति पाति धर्म के आधार पर बांट करके राज करना चाहते हैं, और एक बार तो कहीं ये आ गए तो फिर से देश भ्रष्टाचार के कंठ में डूब जाएगा। मित्रों, इसलिए मैं निवेदन करने आया कि प्रवीण निश्चित तौर से पढ़े लिखे बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हुई। आपसे यहाँ पर जाते शायद मिलना अभी आप लोग नए आए ना हुआ हो, लेकिन इनका व्यवहार मैं जानता हूँ कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल व्यक्ति है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब, क्योंकि अभी संजू राय ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है, किसान से जी जहाँ जाते हैं वो सीट जीत जाते हैं, तो नाक मेरी बचेगी कि कटेगी? इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब अगर यहाँ पर आए हैं तो आपके बूथ पे दिखना चाहिए कि फलाने चौधरी आए थे, उनका बूथ भारतीय जनता पार्टी बम्पर तरीके से जीती है, तब मेरी भी नाक बचेगी और आपका भी सम्मान बढ़ेगा, आपका भी सम्मान बढ़ेगा। अगर हम आए हैं तो आज के दिन से लगकर 25 तारीख तक, जब तक वोट ना पड़ जाए तब तक हम लोग को दिन रात देख करके मेहनत करके, अब जो कि चौबे जी का ही मामला है, यही ला है सर, और हमारे को भी ला के फंसा दिए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप सबसे कि कम से कम हमारी नाक बचाइएगा, प्रवीण जी को भारी भारी मतों से जिताइएगा। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार तो